Hello everyone. A very good afternoon to all of you. Guys, I'm once again here with a new lecture and the last lecture of this lesson. Students, I'm presenting you the very last lecture of this lesson and very successfully we are going to accomplish this lesson. So let us move further and talk about the last topic, which is named as the nationalism and imperialism. Okay, so students, we had successfully studied, we have accomplished the last topic of this lesson, which the previous topic, that was visualizing the nation. Right now we are going to study about nationalism and imperialism. Okay, students, so without taking much of your time, let us begin with this nationalism and imperialism. Okay, so students, पहले तो हम ये समझते हैं कि नेशनलिज्म, आप जैसा कि इस पूरी जर्नी में चैप्टर के, ओके, इट्स अ लॉन्ग मैराथन ऑफ ऑफ एजुकेशनल जर्नी, वेयर हम लोगों ने जहाँ पे ये स्टडी किया कि नेशनलिज्म क्या होता है. ओके, सो नेशनलिज्म के बाद अब जो हमें समझना है वो है इम्पीरियलिज्म. ओके, इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इम्पीरियलिज्म इम्पीरियल से बना हुआ है. ओके, इम्पीरियल मतलब होता है साम्राज्य. ओके, अ डायनेस्टी और किंगडम. सो इम्पीरियलिज्म मीन्स होता है जिसको हम हिंदी में साम्राज्यवाद कहते हैं. ओके, a form of government, okay, which seeks extension of its boundaries. Okay, which sought to extend its boundaries forever. Okay, so this ideology is called imperialism. राजतंत्र का एक ऐसा ही एक रूप होता है साम्राज्यवाद, या इस तरह से जहां हम अपनी सीमाओं के विस्तार के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं. वेयर वी थिंक अबाउट extending of our boundaries, our frontiers. Okay, so students, this is imperialism. अब हम देखेंगे how these two things, imperialism and nationalism, are brought together. Okay, so here's three very important things that I must discuss in this topic. Okay, and these are very crucial. One of them is, the first one is, that I'm going to discuss is the Balkan tension. Okay, so later after during the time of 90s, क्या होता है कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट होता है वो फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी में उसमें गिरावट आने लगती है. ठीक है, एक नैरो क्रीड की तरह लिमिटेड एंड्स के साथ खड़ा हो जाता है. ओके, तो इस पीरियड में कुछ बेहतर नहीं हो रहा होता है, बट एक्चुअली 19th सेंचुरी के लगभग लास्ट होते होते एग्जैक्टली जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे, इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम्स. ओके, सो इन लोगों ने जो यूरोपियन पावर्स थे, उन्होंने नेशनलिस्ट जो एस्पिरेशंस थी, जो उनकी नेशनलिस्ट होप्स थी, उसको उन्होंने मैनिपुलेट करके अपनी इम्पीरियलिस्ट एम्स के साथ, अपनी साम्राज्यवादी उद्देश्यों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था. किस तरह से था उसको अब हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे, एसेस करेंगे कि वो कैसे हुआ था. ठीक है, सो इसमें जो एग्जाम्पल मैं सामने रखना चाहता हूँ वो बाल्कन्स के बारे में रखता हूँ. ठीक है, यू हैव हर्ड अबाउट Balkan, or sometime you have heard about Baltic Sea. ओके, सुना है आपने. यूरोप के बारे में अगर आप जानते होंगे तो यूरोप में एक बाल्टिक सी है, लैंड जो सिंपली क्या कहते हैं उसको, लैंड लॉक्ड सी है. ठीक है, चारों तरफ से जो समुद्र लैंड से घिरा होता है उसको लैंड लॉक्ड सी कहते हैं. ठीक है, लेकिन हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के लिए हम लैंड लॉक्ड नहीं कह सकते. जैसे कैस्पियन सी एक लैंड लॉक्ड सी है जो चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, उनकी सीमाओं से घिरा हुआ है. तो वैसे ही एक बाल्कन, उस बाल्टिक एरिया को बाल्कन कहते थे. ठीक है,
तो ये जो बाल्कन वाला एरिया था, ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से आप सुनेंगे कि किस तरह से व्हाट वाज बाल्कन टेंशन, ठीक है। सो बाल्कन टेंशंस को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि बाल्कन में तनाव का कारण क्या था, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। लिसन एवरीवन, Balkans was a region of geographical and ethnic variation. ओके, जो बाल्कन वाला एरिया था ये एक ऐसा क्षेत्र, जोग्राफिकल क्षेत्र था, और एथनिक वेरिएशन मतलब एक तरह के ऐसे जातीय समूहों वाला एक क्षेत्र था ना, जहाँ पे विच कंप्राइजेस मॉडर्न डे, जिसमें पूरे बाल्कन को अगर हम बात करें तो बाल्कन के अंदर कौन कौन से देश आते हैं जरा आप सुनेंगे, ठीक है। विच कंप्राइजेस मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, ओके, विच जिसको हम पहले मकदूनिया कहते थे, ठीक है ना। तो ये जो मैसेडोनिया है उसको पहले हम मकदूनिया कहते थे। तो ये जितने भी देश हैं, क्रोएटिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ओके, हुज इनहैबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लैब्स, ओके, जहाँ के रहने वाले ब्रॉडली स्लैब्स कहलाते थे, स्लाव्स, ओके। सो स्लाव्स कहलाते थे, स्लेव नहीं, स्लाव्स। सो इस तरह से ये जो भी स्लाव्स थे, स्लाव्स मतलब जो बाल्कन के आसपास रहते थे, ओके। तो ऑल दीज पीपल वर स्लाव्स, द सिटीजन्स ऑफ दीज कंट्रीज वर स्लाव्स। तो ये स्लाव्स जो थे ये बाल्कन के एरिया में रहते थे, जितने देश हैं इन देशों में, ओके। फर्दर अ लार्ज पार्ट ऑफ इट वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, बट द डिलेमा वॉज कि एक बड़ा हिस्सा जो बाल्कन देश थे उनका एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, उनके कब्जे में था। मीन्स इट वाज एन एनेक्चर ऑफ ऑटोमन एम्पायर एन इस्लामिक रूल, ओके, इनके कब्जे में था। द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, ओके, जो रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया था, टुगेदर विथ डिसइंटीग्रेशन, सो the idea of romantic nationalism together with disintegration of Ottoman Empire made this region very explosive. अब क्या हुआ कि जो एक आपने नेशनलिज्म के बारे, रोमांटिक नेशनलिज्म के बारे में सुना था, तो जब रोमांटिक नेशनलिज्म का यहाँ आइडिया फैलने लगा और उसके साथ साथ ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होने लगा, ओके, सो इट मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। और जब देश जो है ऑटोमन के चंगुल से छूटने लगे और वहाँ राष्ट्रवाद की लौ जलने लगी, तो वो देश जो थे वो बहुत ही विस्फोटक हो गए, एक्सप्लोजिव हो गए, ओके। सो फर्दर बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी। बाल्कन लोगों ने दे बेस्ड देयर क्लेम्स बेस्ड फॉर इंडिपेंडेंस, उनकी जो मांगें थी वो आज़ादी के ऊपर आधारित थी, और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी या राष्ट्रीयता के आधार पे उन्हें भी राजनीतिक अधिकारों की मांग के आधारित थी उनकी जो क्लेम्स थी। एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट, और उन्होंने इतिहास को यूज़ किया अपने टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट, ना कि एक समय वो आज़ाद थे, वो हमेशा से गुलाम नहीं थे, वो ऑटोमन एम्पायर के हमेशा गुलाम नहीं थे, वो कभी न कभी तो आज़ाद थे ना। तो उन्होंने अपने हिस्ट्री का सहारा लिया और अपने यहाँ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाने लगे। Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence. Okay? तो जो रिबेलियस नेशनलिटीज़ थे, जो राष्ट्रवादी थे, जो विद्रोही राष्ट्रवादी थे बाल्कन्स में, उन्होंने सोचा कि जो उनका संघर्ष है ना, अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस, वो अपने संघर्ष से उन्होंने ना अपनी पुरानी जो लंबे समय से गुम हुई आज़ादी थी उसको दोबारा पाने का उन्होंने प्रयास करने का सोचा, ओके। तो यही जो कारण थे, ये एक टेंशन के रूप में क्रिएट हो गया उस पूरे बाल्कन के एरिया में, उन सारे देशों में, ठीक है।
So that is what the Balkan slightly we studied about the Balkan tension. ठीक है, तो इस तरह से ये स्थितियां थी बाल्कन के आसपास. अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड बाल्कन इशू became one of the major factor responsible for the first world war. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है और आपको ये जानना चाहिए कि बाल्कन टेंशन जो है वो आगे चल कर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप जानते ही हैं, फ्रॉम 1914 to 1918 it ran ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो इसलिए बाल्कन टेंशन जो था वो कैसे कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस डिस्कस इट नाउ. Okay, so Balkan was a region of geographical and ethnic variations comprising modern day, जो मैंने आपको बताया ये सारे देश रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो. Okay, further a large part was under control of Ottoman Empire. और आप ये भी जानते हैं कि इनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था. और इसके साथ साथ वहाँ पे ऑटोमन के कब्जे में होने की वजह से वहाँ पे एक आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म जो है वो ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के साथ जो है उठ खड़ा हुआ, जो कि बहुत ही एक्सप्लोजिव हो गया था ये आइडियोलॉजी. ठीक है, as the different Slavic nationalism struggled to define their identity and independence, the Balkan area became intense conflict. Okay, so as different Slavic nationalism, जैसे जैसे अलग अलग जो स्लैविक नेशनलिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रगल करके अपनी आइडेंटिटी को और अपनी इंडिपेंडेंस को उन्होंने आइडेंटिफाई करने का प्रयास जैसे से करने लगे, वैसे वैसे जैसे जैसे जो है इन सभी देशों के नेशनलिस्ट जो है स्ट्रगल करके अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को जो है डिफ़ाइन करने लगे, वैसे ही वैसे जो है बाल्कन एरिया जो है वो एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट का एरिया बनता चला गया. ठीक है, बाल्कन का पूरा एरिया ही जो है ज़्यादा विवादों का एरिया बनता हुआ चला गया. फिर बाल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर. जो बाल्कन के जितने भी स्टेट्स थे वो एक दूसरे से जलते थे. एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरीज. और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में करने का प्रयास कर रहा था. दैट इज़ इम्पीरियलिज्म. बच्चों, मैंने आपको कहा था ना इम्पीरियलिज्म. सो यही इम्पीरियलिज्म होता है. ओके, जहाँ पे एक देश दूसरे देश और आसपास के देशों पे ज़्यादा सीमाएं अपने कब्जे में करने के लिए लगा रहता है. सो यू हैव टू एग्जाम्पल्स. वन इज़ इंडिया एंड सेकेंड इज़ चाइना. आप बताइए कि इंडिया एक इम्पीरियलिस्ट कंट्री है कि चाइना एक इम्पीरियलिस्ट कंट्री है. ओके, सो दिस वुड बी द आंसर वुड बी गिवन बाय यू लेटर आफ्टर द लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, ये हुआ कि इस तरह से और टेंशन बढ़ता चला गया जब लोग जैसे जैसे जो है ऑटोमन से फ्री होने लगे स्टेट्स, वो आपस में ही एक दूसरे की सीमाओं को छीना झपटी में लग गए और हथियाने में लग गए. बाल्कन्स वॉज ऑल्सो बिकेम एन एरिया ऑफ बिग पावर राइवलरी. इसके अलावा बहुत से जो पावर राइवलरीज थे, ठीक है, जो बिग पावर राइवलरीज थे उसका भी एक बैटल ग्राउंड बन गया. ये बिग पावर राइवलरीज का बैटल ग्राउंड बन गया. अब वो बिग पावर राइवलरीज थे कौन? जैसे कि रशिया,
ओके, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सभी देश बहुत ही पावरफुल थे। और जैसे जैसे वहाँ क्रिश्चियन कंट्रीज़ जो हैं वो इस्लामिक रूल से अलग होते गए, ये लोग हेल्प करने के बहाने उनकी तरफ जाने लगे। ठीक है, माजरा आप समझिए। ये हेल्प करने के बहाने, जैसे सर्बिया फ्री हो रहा है तो उसकी ओर उसकी ओर फ्रांस ने हाथ बढ़ा दिया। ठीक है, कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे। अब फ्रांस ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो तब तक जो है स्लोवेनिया फ्री हो गया, तो उधर रशिया ने हाथ बढ़ा दिया। तो अब जिस तरफ जिन्होंने हाथ बढ़ाया ना हेल्प के लिए, तो उनका उद्देश्य केवल हाथ बढ़ाकर हेल्प करना ही नहीं था, बल्कि उनको कब्जा करने के बाद बाकी और देशों को कब्जा करने की उद्देश्य इसमें जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से ये एक राइवलरी कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया, एक बिग पावर राइवलरी का एरिया बाल्कन बनता चला गया। ओके, ईच यूरोपियन कंट्रीज वर कीन टू काउंटर द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर बाल्कन्स। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, पावरफुल कंट्रीज थे, ये सब उत्सुक थे कि कैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ये ज़्यादा ज़्यादा पावर होल्ड कर लें, ज़्यादा ज़्यादा संसाधन रिसोर्सेस को अपने कब्जे में कर लें इन देशों के। तो ये इसी चक्कर में ये उनकी मदद करने के बजाय आपस में ही भिड़ने लगे ये देश। ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड और इसके अलावा जो है रशिया ना, इटाली, जर्मनी, ये सब आपस में ही भिड़ने लगे। ओके, सो बाल्कन्स एंड दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर, इवेंचुअली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसकी वजह से एक सीरीज ऑफ वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले ही छोटे छोटे एक सीरीज में कई वॉर आपस में होते चले गए। ओके, आपस में इनके वॉर होते चले गए। तो इस तरह से जो है और इसके पीछे आखिरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, इनकी ये जो है सीरीज़ ऑफ वॉर चल रहे थे, उसी बीच में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस और प्रिंस को, ठीक है, ऑस्ट्रिया के प्रिंस और प्रिंसेस जो सर्बिया जाते हैं और वहाँ उनकी किसी ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या होने के बाद, ठीक है, अब क्योंकि सर्बिया जो था वो फ्रांस के कब्जे में था, और इधर से जो है ऑस्ट्रिया ने चढ़ाई कर दी सर्बिया के ऊपर कि हमारे राजकुमार और राजकुमारी की हत्या किया है, हम तुमको अपने कब्जे में ले लेंगे। अब उसको सपोर्ट देने के लिए फ्रांस भी आगे चल दिया कि तुम कैसे करोगे, हम भी उसको सपोर्ट करेंगे। अब फ्रांस को देखते हुए जर्मनी आगे बढ़ गया ऑस्ट्रिया की ओर से। ठीक है, और जर्मनी जैसे आगे बढ़ा वैसे ही इंग्लैंड ने भी फ्रांस का साथ देना शुरू कर दिया। इधर से इटाली जर्मनी और ऑस्ट्रिया की ओर से खड़ा हो गया, उधर से रसिया, फ्रांस और इंग्लैंड की ओर से खड़ा हो गया। तो ये होते 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 ये सारे देश मिल करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिए, जो कि 1914 से 18 तक चला। ओके, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण ऐसे बना ये बाल्कन एरिया। क्लियर एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर राइट हियर। ओके, सो एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। एक स्टेटमेंट है। ओके, एक स्टेटमेंट इस तरह से जो है इस में दिया जाता है, उस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया है कि नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। मतलब राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ मिल करके ना 1914 में यूरोप में डिजास्टर पैदा कर दिया। तो ये कैसे हुआ, इसको आप जस्टिफाई करेंगे। ओके, लेट अस सी एवरीवन। So last quarter of the 19th century, okay, the answer is last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of जो 19th century का लास्ट पीरियड था, उसमें क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म था, इट्स नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट।
तो जो इसका एक लिबरल आइडियलिस्टिक, एक आदर्शवादी लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था, वो अब वो अपने साथ धारण नहीं कर सका ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी ना, उस सेंचुरी के यू नो फर्स्ट हाफ जो है सेंचुरी में, वहाँ तक ये अपने आप पकड़ नहीं चल सका लेकर के इस चीज़ को, मतलब कि आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स को लेकर के नहीं चल सका नेशनलिज्म, बट बिकेम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। बट क्या हो गया कि एक नैरो क्रीड, एक पतली धारा के रूप में, जिसकी अपनी एक लिमिटेड एंड्स थी। राष्ट्रवाद इस तरह से बनने से पतली सी धारा में बह रहा हो और उसका एक सीमित क्षेत्र हो, इस तरह से राष्ट्रवाद सिमट गया। ओके, नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। ओके, और जो नेशनलिज्म था, जो जुड़ा हुआ था, जो स्टेटमेंट यहाँ दिया भी गया है कि नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914, और यही चीज़ जो है ये 1914 में ना इसको डिजास्टर की ओर लेके गया। बट many countries in the world which were colonized in a long bad day ना, लेकिन बहुत से ऐसे देश जो उस दुनिया में थे, उस समय थे, जो कि कॉलोनाइज थे इन ए लॉन्ग बैड डे, जो लंबे समय से कॉलोनाइज थे और बहुत बुरे दिन देख रहे थे, उन सब को भी इस नेशनलिज्म के साथ इंपीरियलिज्म की जो फीलिंग थी, इसने इन सब को जो है डिजास्टर में झोंक दिया। So during the period of the intense rivalry among the European powers emerged over trade and colonies as well as naval and military might. Okay, so इस पीरियड के दौरान, उसका कारण क्या था कि उस पीरियड के दौरान इंटेंस राइवलरीज हुई, जैसा मैंने आपको बताया, यूरोपियन पावर्स के बीच में, किसके लिए? ट्रेड के लिए, कॉलोनीज़ के लिए ना, और इसके साथ साथ नेवल एंड मिलिट्री के लिए। ठीक है, मिलिट्री और नेवल पावर्स के लिए, नेवल मतलब नेवी, ओके, और मिलिट्री पावर्स को लेकर के गहरा इनके बीच में विद्रोह हुआ, लड़ाई हुआ। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये आगे बढ़ के छोटे छोटे कई युद्धों का कारण बना, और उन युद्धों के साथ साथ फाइनली एक महाविनाशकारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बन गया ये सब चीज़ें। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो this is the end of this marathon lecture series of this lesson, which took approx 2 weeks. Students, I'm gladly informing you that we have accomplished this lesson. This is one of the most important chapter, I must say, that we have accomplished right here. ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखने हैं, क्वेश्चंस के आंसर के फॉर्म में लिखने हैं। इन टॉपिक्स को जैसे एक कैची टॉपिक्स मैंने बना करके प्रेजेंट किया है, यू हैव ऑल्सो टू ट्राई टू राइट देम इन अ वेरी कैची मैनर। ओके, इनको शॉर्टली और कैची मैनर में आपको इसको लिख करके आंसर्स को प्रेजेंट करना है। ओके, नाउ आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, the last day of the week, I would discuss the things here. Okay, so we would discuss the things here. So therefore students, get ready for it. Tomorrow the lecture will be based on there will be no lecture but a discussion over questions and answers. Okay students, so hope you are enjoying well, so get ready to enjoy it. Thank you everyone, and have a good day ahead.